माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज योर एवी रचनाकार सर। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में स्वर संधि के 5 टाइप के बारे में देख लिए थे। आज हम लोग देखने वाले हैं व्यंजन संधि के बारे में। दोस्तों तो देखा जाए कि व्यंजन संधि का जो भी सूत्र का जो टाइप है उसके बारे में आज हम लोग डिटेल तरीके से पढ़ेंगे। तो दोस्तों देखा जाए हम लोग को पहला क्या है, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि कहा जाता है किसको? व्यंजन ना, तो क्या बोला जा रहा है कि व्यंजन संधि यानी व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण मिलेगा, या स्वर्ण वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण, या व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण का मेल होगा, और उस मेल से जो उसमें परिवर्तन होगा, जो उसमें विकार उत्पन्न होगा, उसी को व्यंजन संधि कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखा जा सकता है? तो देखिए क्या लिखेंगे कि जब कहते हैं दोस्तों, तब क्या बोला गया कि व्यंजन जब स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का, या व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण मिलेगा, या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का ही योग होगा, योग होने से जो उसमें विकार उत्पन्न होगा या उसमें जो परिवर्तन होगा, उसी को क्या बोला जाएगा? व्यंजन संधि बोला जाएगा। एक बार फिर से कि जब स्वर्ण वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण का योग होता है, या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का ही योग होगा या मेल होगा, तो उस मेल से जो उसमें विकार उत्पन्न होगा, उसमें उत्पन्न विकार को ही क्या बोला जाएगा? व्यंजन संधि बोला जाएगा ना। क्या बोला जाएगा? व्यंजन संधि। और विकार यानी क्या बोला गया है कि परिवर्तन, विकार को ही बोला जाता है क्या? परिवर्तन। जो उसमें परिवर्तन होगा उसी को क्या बोलेंगे? व्यंजन संधि बोलेंगे। तो दोस्तों व्यंजन संधि के बहुत सारे नियम है, तो हम लोग सीरियल ढंग से देखेंगे व्यंजन संधि का। तो लिख देंगे हम लोग क्या कि व्यंजन संधि के निम्नलिखित नियम है। तो इसमें से पहला नियम हम लोग पढ़ते हैं। फर्स्ट टाइप देखते हैं व्यंजन संधि का, समसूटी। समसूटी यह व्यंजन संधि का पहला नियम है, जिसके बारे में देखते हैं कि इसका नियम क्या कहता है। इसके बारे में आज हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए समसूटी का बोला गया है कि समसूटी यदि सम के बाद, क्या बोला गया कि यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई भी शब्द आए, यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न जो भी शब्द आएगा, तो मां का, जिसमें मां का अनुस्वार हो जाएगा और मां के स्थान पर दंती स का आगमन हो जाएगा। देखिए क्या बोला गया कि यदि सम के बाद, क्या बोला गया? यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न, क्री धातु से निष्पन्न जो भी शब्द आएगा, तो जो ये मां है, मां का अनुस्वार हो जाएगा और इसी मां के स्थान पर दंती स का आगमन हो जाता है। क्या हो जाता है? दंत स का आगमन हो जाएगा। तो क्री धातु निष्पन्न कर रहा है कि क्री धातु, यहां पे समझने वाला एजेंडा क्या है कि क्री धातु कहते हैं किसको? तो क्री धातु यानी क से जुड़ा, यानी क से रिलेटिव जो भी, जिससे वर्ण में पहला, जिस शब्द में पहला वर्ण का होगा, उसी को क्या बोला जाएगा? क्री धातु से निष्पन्न शब्द बोला जाएगा। तो जिस शब्द का पहला, जो दूसरा रहता है, उसका पहला अक्षर होना चाहिए का क से रिलेटेड होना चाहिए। तो इसको सूत्र के रूप में क्या लिखेंगे कि यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आए, तो मां का अनुस्वार हो जाता है। अनुस्वार हो जाता है तथा मां के स्थान पर दंती स का आगमन हो जाता है। मां के स्थान पर दंती स या दंस का आगमन हो जाता है।
फिर से इसको देख लिया जाए। क्या बोला है कि यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आए तो मां का अनुस्वार हो जाता है तथा मां के स्थान पर दंतिसा का आगमन हो जाता है, ये बोला गया हम लोग को। तो इसमें देख लेते हैं सूत्र क्या है इसका। तो पहला जैसे में हम लोग यथा में कर लेते हैं, यथा यानी जैसे में, जैसे क्या बोला गया कि सम जोड़ कारः, सम जोड़ कारः। नेक्स्ट दूसरा सम जोड़ कृति। दो ठो एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा हम लोग एग्जाम्पल लेंगे नहीं, बस एक वो समझेंगे। ऐसे रिलेटेड जो भी रहेगा उसको पूरा के पूरा इसी सूत्र पर जो रहेगा वो पूरा बन जाएगा। तो देखा जाए कि सम जोड़ कारः, देखिए हम लोग को पहले याद रखना है सूत्र की का कहा गया है। तो क्या बोला गया है कि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न। देखिए सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न यानी क से जुड़ा जो भी शब्द रहेगा, तो क्या बोला है कि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आए तो मां का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाएगा? मां का अनुस्वार हो जाता है तथा मां के स्थान पर दंती स का आगमन हो जाता है। तो देखिए सम के बाद क्री धातु है कि नहीं, क से जुड़ा है कि नहीं, कार, क से इसका पहला शब्द कार है, कारा यानी क्री धातु से निष्पन्न ये शब्द है। तो जिसमें क्या बोला गया कि क्री धातु से निष्पन्न शब्द रहेगा तो मां जो सम में जो मां रहेगा वो क्या हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। तो ये जहां पे है तो ये अनुस्वार बदल जाएगा मां। अब फिर क्या बोला गया कि मां के स्थान पर ही दंती स का आगमन हो जाएगा। तो यहाँ पे मां आधा है तो आधा ही दंती स का आगमन होगा। तो यहाँ पे आधा हो गया। आइए जो बच गया क्या, कार, तो कार ज्यों के त्यों यहाँ पे उतर जाएगा। क्या हो गया, सम जोड़ कार का बनेगा संस्कार। किसी को प्रॉब्लम नहीं। फिर देखिएगा यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्या गया कि सम जोड़ कृति। क्या बोला गया कि सम जोड़ कृति। तो देखिए पहले का शब्द क्या है कि नहीं, क्या है, सम है। और सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न यानी क से जुड़ा जो भी शब्द रहेगा तो क्री यानी क आ रहा है। तो जो क रहेगा वो क्या होगा, ये मां को पहले अनुस्वार में बदल देगा। तो स तो लिख दिए तो ये मां का हो जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। अब मां हटेगा अनुस्वार में बदलेगा तो मां के स्थान पर दंती स का आगमन हो जाएगा। तो आधा दंत स हो जाएगा। और देखिए लास्ट में क्या है, कृति, तो कृति का हो जाएगा ज्यों के त्यों हो जाएगा, कृति हो गया। तो सम जोड़ कृति। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि जब स्वर वर्ण, यहाँ पे व्यंजन संधि का फिर एक बार देख लेते हैं। जब स्वर्ण वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण या व्यंजन वर्ण के साथ स्वर्ण वर्ण का योग होगा या व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण का ही मेल होगा तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, व्यंजन संधि। यहाँ जिसमें सम सूत्र का पहला एग्जाम्पल हम लोग लिए, क्या सूत्र का क्या बोला गया कि यदि सम के बाद क्री धातु से निष्पन्न कोई शब्द आएगा तो जिसमें मां का अनुस्वार हो जाएगा और मां के स्थान पर ही दंती स का आगमन हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट है व्यंजन संधि का उदाहरण। तो आपका है सूत्र, देखते हैं व्यंजन संधि का। तोरली आपका दूसरा हो जाएगा सूत्र, तोरली, तोरली सूत्र। ये व्यंजन संधि का दूसरा रूल है, नियम है। तो देखिएगा तोरली, क्या बोला गया, तोरली ना, तोरली। तो तोरली में क्या होता है कि यदि त के बाद लाए तो ता का क्या हो जाता है, ला। ये बहुत ही सिंपल है। तो इसमें क्या लिखेंगे कि यदि हो जाता है, ये सूत्र है आपका, बहुत ही सिंपल। क्या बोला गया कि यदि ता के बाद लाए, यदि ता के बाद लाए तो ता का क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा ना। तो क्या बोला गया कि यदि ता के बाद ला आए तो ता का ला हो जाता है। तो इसका यथा में देख लेते हैं। जैसे में क्या बोला गया, तो देखिएगा उत जोड़ लीन, उत जोड़ लेख, उत जोड़ लेख। नेक्स्ट उत जोड़ लाश।
देखिएगा तो हम सूत्र पर ही जाएंगे हम लोग। यदि सूत्र हम लोग को याद है तो ये शब्द हम बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाएगा। तो देखिए क्या बोला गया इसमें कि यदि ता के बाद ला आए तो ता का ला हो जाता है। क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। तो देखिएगा क्या बोले, यदि ता के बाद लाए, हाँ तो दिख रहा है ता के बाद लाए, तो देखिएगा यहाँ पे ता के बाद का आ रहा है, ला आ रहा है, तो ता का यानी जो ता रहेगा उसका क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। यदि ता के बाद लाए तो ता ला में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ पे आधा ता हटेगा तो यहाँ पे ता के जगह आधा ला ही आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऊ हो गया, ता के बाद लाया, हम लोग देख ले कि हाँ ला आया, तो ला जो है ता के स्थान पर क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा। तो आधा ता है तो आधा ला हो जाएगा ना, तो आधा ला हो गया। आज जो लीन है जेव के त्यों हो जाएगा। तो क्या बन गया? उल्लीन ना, उत जोड़ लीन हटा का बनेगा? उल्लीन। नेक्स्ट आपका देखिएगा उत जोड़ लेख, ता के बाद का मिला आपको? ता के बाद ला, तब ता का में बदल जाएगा जी ला में, तो का हो जाएगा? उल्लेख। उल्लेख हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका क्या है? उत जोड़ लाश, ता के बाद ला मिला, ता में काची में बदल जाएगा, ला में बदल जाएगा। ला को जैसी देखा ता ला में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उल्लास हो गया। तो ये सूत्र आपको समझने में दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला सूत्र व्यंजन संधि का। आपका नेक्स्ट आ गया छेच। तीसरा सूत्र हो जाएगा व्यंजन संधि का छेच, या इसी को बोला जाता है पदांता द्वा। छेच या पदांता द्वा। तो इसको देख लेते हैं कि ये क्या बोला जाता है इस सूत्र में। तो ये क्या बोला गया कि यदि हरस स्वर के बाद, यदि हरस स्वर के बाद छ आए, यदि हरस स्वर के बाद छ आए तो छ के पहले च जुट जाता है। तो दोस्तों हम लोग को पता होना चाहिए कि हरस स्वर की संख्या कितनी होती है? तब 5 होती है। 5 होती है किसमें? संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत ग्रामर में देखा जाए तो हरस स्वर की संख्या कितनी होती है? 5। तो हरस स्वर कहते हैं किसको? जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा या अल्प समय लगता हो तो उसे क्या बोलेंगे? हरस स्वर बोला जाता है। तो हरस स्वर की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। किसमें? संस्कृत व्याकरण में, संस्कृत ग्रामर में। तो जो कौन कौन होता है देख लीजिए। वो होता है आ होता है, हर्षई, हर्षऊ, हर्षरी और ली। ये आपका क्या है? हरस स्वर है ना। ये हरस स्वर है किसमें? हरस स्वर। ये आपका संस्कृत ग्रामर में होता है क्या चाहिए? 5। अ, हर्षई, हर्षऊ, री और ली, समझना? ये 5 होते हैं संस्कृत ग्रामर में। तो देखिए अगला हम लोग देखते हैं इसका क्या है जी। तो देखिए क्या बोला गया कि छेच में यदि हरस स्वर के बाद छ आए तो छ के पहले क्या हो जाता है? च जुड़ जाता है। तो इसको क्या लिखेंगे कि यदि हरस्व स्वर के बाद छ आए, छ आए तो छ के पहले च जुट जाता है, च जुट जाता है, क्या बोला गया कि यदि हरस स्वर के बाद छ आए तो छ के पहले का जुड़ जाएगा? च जुड़ जाएगा। तो जिसमें देखेंगे यथा में, जैसे में, यथा हिंदी में क्या हो जाएगा? जैसे में। तो देखिए क्या बोला गया। तो इसको पहला एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। परिजोड़ छेद, परिजोड़ छेद। नेक्स्ट
बी जोड़ छेद। नेक्स्ट राज जोड़ छात्रम। राज जोड़ छात्रम। तो देखिए हम लोग का रूल का बोला गया कि यदि हरस स्वर के बाद क्या, यदि हरस स्वर के बाद छा आए तो छा के पहले का जुड़ जाता है, च जुड़ जाता है। तो दोस्तों हम लोग को पहले पता होना चाहिए कि हरस स्वर आएगा पहलका शब्द के पिछलका में का आना चाहिए, हरस स्वर, और पिछलका शब्द के पहलका में छा आना चाहिए। तो ये दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, किसका आगमन हो जाएगा, च का आगमन हो जाएगा। तो आप लोग को बताए हैं कि हरस स्वर की संख्या कितना होता है संस्कृत ग्रामर में, 5 जो होता है आ होता है जे, हर्षई, हर्षऊ, रे, और एक क्या होता है, लिरी होता है। एकरा में से 5 में से जो भी धर्मात्मा आ गया तो छा के पहले का जुट जाएगा, च जुट जाएगा। तो देखिए इसमें से कोई आया है कि नहीं आया है, तो देखिए यहाँ पे हर्षई आया है कि नहीं आया है, हर्षई, इसको चिन्ह के रूप में ऐसे दिया जाता है। तो देखिए हर्षई के बाद क्या आ रहा है, छा आ रहा है। तो छा के पहले किसका आगमन होगा, च का, वो भी च कैसा रहेगा, आधा रहेगा। तब परी जैसे है उसको वैसे लिख देंगे परी। देखिए हरस स्वर के बाद आ रहा है क्या, छा आ रहा है, तो यहाँ पे क्या दे देंगे, च। आइए वाला ज्यों के त्यों, तो क्या हो जाएगा, परिच्छेद ना, क्या बन जाएगा, परिच्छेद। नेक्स्ट बी जोड़ छेद। तो देखिएगा इसको में क्या है, हर्षई है, तो यहाँ पे हर्षई के बाद हरस स्वर के बाद आ रहा है कि नहीं, छ, तो छ के पहले का जुड़ जाएगा, च जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी छेद, बी छेद हो गया। फिर नेक्स्ट देखिएगा राज जोड़ छात्रम। यहाँ पे कहिए कि सर यहाँ पे तो यहाँ हमें मिल ही नहीं रहा है हरस स्वर, लेकिन गलत बात। देखिएगा आपको पहले ही बताया है कि जो भी व्यंजन हो उसमें स्वर जरूर छिपा रहता है जब तक कि उसमें क्या चाहिए, हलंत ना लगा रहे। तो देखिए राज में हलंत है नहीं है, तो इसमें क्या छुपा है, आ छुपा है। आपको पता होना चाहिए कि यह कौन वर्ण है, कौन स्वर है, हरस स्वर है। तो हरस स्वर के बाद आ रहा है क्या, छ, तो छ के पहले का जुटेगा, च जुटेगा। तो राज हो गया ना जी, राज ज्यों के त्यों रहेगा। और देखिए छ के पहले का जुटेगा, काय के हरस आ रहा है, तो च जुटेगा। ये वाला ज्यों के त्यों, राज छात्रम बन गया, ये आपका बन गया राज छात्रम। तो ये आपका छेच या पदांतर द्वा का ये सूत्र का ये एग्जाम्पल देख लिए। और नेक्स्ट आप लोग देखते हैं व्यंजन संधि का नेक्स्ट नियम, अगला देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका हो गया चौथा नंबर, मो अनुस्वार। स्वर, मो अनुस्वार, यह देखेंगे व्यंजन संधि का ये आपका चौथा नियम है, उसके बारे में देखते हैं। तब मो अनुस्वार ये क्या कहता है, ये क्या बोला गया कि यदि मां के बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण या उस व्यंजन वर्ण आए तो मां का अनुस्वार हो जाता है। बस इसका सूत्र इतना ही है। तो दोस्तों यहाँ पे समझने वाली एजेंडा क्या कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण कौन कौन होता है, उस व्यंजन वर्ण कौन कौन होता है, उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए आप लोगों को वर्ण का जो दिया गया है वीडियो, उसमें आप लोग देख लीजिएगा कि वर्ण है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि वो कौन कौन होता है, अंतस्थ व्यंजन वर्ण और उस व्यंजन वर्ण। तो पहले इसको डिफिनेशन देख लेते हैं। क्या बोला गया कि यदि हो जाता है, ये कहा गया, देखिए क्या बोला गया कि यदि मां के बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण या उस व्यंजन वर्ण आए, या क्या बोला गया है, उस व्यंजन वर्ण आए तो मां का क्या हो जाएगा, अनुस्वार हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने वाली क्या बात है कि अंतस्थ व्यंजन वर्ण होता क्या है और उस व्यंजन वर्ण कौन कौन है। तो देखिएगा अंतस्थ व्यंजन कर रहा है ना, तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जो आपको पता होना चाहिए। क्या, अंतस्थ तैया, र, ल और क्या, ओबा, ये आपका 4 गो है अंतस्थ व्यंजन वर्ण है। क्या है, या, र, ल और ओबा,
ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन वर्ण। और उस व्यंजन वर्ण कौन कौन है? तलब स, मूर्धन्य स, दंती स और नेक्स्ट हाँ, ये आपका 4 गो उस व्यंजन वर्ण है ना। तो क्या बोला गया कि यदि अंतस्थ व्यंजन वर्ण या उस व्यंजन वर्ण के बाद या पहले माँ आएगा तो माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग यथा में, जैसे पहला एग्जाम्पल सम जोड़ हार या सम जोड़ हार, सम जोड़ योग, नेक्स्ट सम जोड़ योग, सम जोड़ सार। 3 एग्जाम्पल है, बस इतना बहुत है। देखिएगा क्या बोला गया कि यदि माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण, यानी कहने का मतलब या र ल व या तलब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? माँ का अनुस्वार हो जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो देखिएगा माँ के बाद य र ल व तलब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा, एरा में से कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिएगा अंतस्थ व्यंजन वर्ण यह है, तो अंतस्थ व्यंजन वर्ण यह आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब माँ के बाद आ रहा है, तब माँ का हो जाएगा? माँ का अनुस्वार हो जाएगा। तब माँ का अनुस्वार दे देंगे और ज्यों के त्यों माँ का अनुस्वार हो गया। इधर वाला जो भी शब्द है वो ज्यों के त्यों उतर जाएगा। तो सम जोड़ योग का बनेगा संयोग। नेक्स्ट ऊपरे वाला में क्या था? फर्स्ट में सम जोड़ हारा, सम जोड़ हारा, माँ के बाद क्या आ रहा है? हा आ रहा है। तो देखिएगा ये 8 वर्ण में से कोई वर्ण आता है या नहीं? तो देखिए हा है कि नहीं? हा आपका कौन वर्ण है? उस व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में अंदर से गर्म वायु निकलती हो उसे क्या बोला जाता है? उस व्यंजन वर्ण। तो ये उस व्यंजन ह है। हा देखिए उसमें तलब सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और हा, एकरा में से कोई भी आ गया माँ के बाद तो ये माँ अनुस्वार में बदल जाएगा। तब माँ आपका काम में बदल जाएगा अनुस्वार में, और हार है तो हो जाएगा समहारः ना। क्या हो जाएगा? सम जोड़ हारा, समहारा। नेक्स्ट आपका क्या बोलेगा? सम जोड़ सारा। तो स एक कौन वर्ण है? उस व्यंजन वर्ण का ये पार्टी है, तो इसको काशी में माँ का में बदल जाएगा अनुस्वार में। तो देखिएगा सम जोड़े सारा का बनेगा? संसारः। दिक्कत नहीं। तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि यदि माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन वर्ण या उस व्यंजन वर्ण आए तो माँ का क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। जैसा कि हम लोग देखे कि सम के बाद हा आया, हा आपका कौन वर्ण है? उस व्यंजन वर्ण। तो उस व्यंजन वर्ण आ गया तो माँ अनुस्वार में बदल गया, क्या बन गया? हारा, समहारा। सम जोड़िएगा क्या बनेगा? संयोग। सम जोड़ सारा क्या बनेगा? संसारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं व्यंजन संधि का अगला सूत्र। तो नेक्स्ट आपका सूत्र है 5वां नंबर व्यंजन संधि का, वा पदान्तस्य, वा पदान्तस्य, वा पदान्तस्य। यह सूत्र क्या कहता है आपका व्यंजन संधि का? इसके बारे में आज देख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्या कहता है कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, क्या बोला गया इसमें कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो माँ का अनुस्वार हो जाता है। या इसमें और कहा बोला गया कि यदि माँ का अनुस्वार यदि नहीं हुआ तो बाद वाले जो वर्ण रहेगा उसका पंचम वर्ण हो जाएगा। ये क्या बोला? फिर से इसको देखा जाए कि यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो जो माँ रहेगा वो माँ का अनुस्वार हो जाएगा। यदि अनुस्वार ना किए तो बाद वाले जो वर्ण रहेगा उसी का पंचम वर्ण हो जाएगा। ये कौन कहा? ये आपका सूत्र वा पदान्तस्य कहा। तो दोस्तों देखा जाए इसमें क्या हम लोग लिखेंगे इस सूत्र के तहत, तो इसका डिफिनेशन देख लेते हैं क्या कि यदि माँ के बाद क्या बोला गया? यदि माँ के बाद स्पर्श व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो
आए तो मां का अनुस्वार हो जाता है। क्या हो जाता है? मां का अनुस्वार हो जाता है, हो जाता है। यहां तक तो ठीक है। यदि आपको अनुस्वार ना करने का मन करे तो आप कुछ और भी कर सकते हैं। आपको एक और ऑप्शन दिया है, यदि मां के बाद स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो मां का अनुस्वार हो जाता है। या ये आपको ऑप्शन दे दिया, ए ना करके मन है तो ए कीजिए, या मां के बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। पंचम वर्ण हो जाता है। ये आपका सूत्र में ही कहा गया। क्या बोला गया? एक बार फिर से देख लेते हैं कि यदि मां के बाद कोई स्पर्श व्यंजन बनाए, या स्पर्श व्यंजन वर्ण को ही स्पर्शी व्यंजन वर्ण भी बोला जाता है। इसकी संख्या 25 होती है। तो देखिए क्या बोला, यदि मां के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो मां का अनुस्वार हो जाता है। या मां को अनुस्वार ना करने का जी करे तो एक और ऑप्शन आपको दिया गया है का कि यदि या मां के बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। यदि आप अनुस्वार करते हैं तो भी चलेगा, अनुस्वार ना किए तो मां के जो बाद वाला वर्ण आएगा उसी का पंचम वर्ण हो जाना चाहिए। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है? 25 होता है। वो कौन कौन होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या, स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं कि तो जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ के स्पर्श से होता हो तो उसी को क्या बोला जाता है? स्पर्शी व्यंजन वर्ण बोला जाता है। इसकी संख्या 25 होती है। जो होता है क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक होता है ये आपको स्पर्शी व्यंजन, जिसमें कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 25 होती है। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितना? 25। तो क से लेकर क वर्ग से लेकर प वर्ग तक में जो भी वर्ण आ गया मां के बाद, तो मां का अनुस्वार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुस्वार। यदि अनुस्वार ना करने का मन करे तो बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। ये आपको सूत्र महादेव कह दिए वापदांतस्य जी। तो देखिए यथा में देख लेते हैं प्रभु का होता है। यथा यानी जैसे में, अहम जोड़ कार। नेक्स्ट आपका समजोड़ गम। समजोड़ गम। देखिए दो को मेरा एग्जाम्पल है, दो को देख लेते हैं। तो क्या बोला गया कि यदि मां के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, क्या बोला है कि यदि मां के बाद कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण, तो हमने क्या बोला कि क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जो भी वर्ण आएगा, एक क वर्ग से लेकर प वर्ग तक में जो भी दूसरका शब्द में वो वर्ण दिखा तब मां किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। तो देखिएगा अहम जोड़ कारा, तो हम जोड़े कारा, तब मां के बाद स्पर्श व्यंजन वर्ण यानी कवर्ग है, तो कवर्ग में ही क ही है। कवर्ग वर्ग का पहला वर्ण क आया तो क किस में बदल जाएगा? क जो रहेगा तो क, यदि मां के बाद कवर्ग आ गया यानी स्पर्श व्यंजन आ गया तो मां किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में। तो क्या हो जाएगा? अहंकार। फिर एक और आपको पास ऑप्शन है, या ना मन करे अनुस्वार में बदलने को तो क्या बोला है? मां के बाद आने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। तब मां के बाद आने वाले वर्ण का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो देखिए मां के बाद कौन वर्ण आ रहा है? क आ रहा है, तो क ही का
पंचम वर्ण हो जाएगा। माँ के स्थान पर जस्ट माँ गया तो माँ के स्थान पर ही बाद वाले वर्ण का जो पंचम वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे क है तो क वर्ग का ही पाठ वर्ण है तो क वर्ग का पंचम वर्ण अंगा हो जाएगा। या ये भी कर सकते हैं अहंकारः ना, ये आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट सम जोड़े गम, कहा बोलेगा सम जोड़े गम। तो देखिए सम के बाद ग आ रहा है कि नहीं, ग, और ग भी कौन वर्ण है, स्पर्शी व्यंजन वर्ण या स्पर्श व्यंजन वर्ण इसी को बोला जाता है। तो स्पर्श व्यंजन आपको दिखा तो माँ किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में। तो संगम ना। एक और ऑप्शन आपका क्या कि माँ के बाद यदि हम माँ को अनुस्वार में ना बदलना चाहते हैं तो बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण में बदल डालें तो क्या हो जाएगा, सम हो गया जी। तो ये ग है तो ग का पंचम वर्ण अंगा हो जाएगा तो संगम ना, दिक्कत नहीं। नेक्स्ट यदि और आप देखना चाहते हैं तो पम जोड़े चम, पम जोड़े चम, आप देख सकते हैं पम जोड़े चम। तब पम है तो माँ के बाद च वर्ग का च वर्ण आ रहा है, स्पर्श व्यंजन वर्ण है जी। तो स्पर्श व्यंजन वर्ण है तो माँ किस में बदलेगा, अनुस्वार में। तब पंचम हो जाएगा। या आपके पास एक और ऑप्शन है, ये ना करिए तब वो कीजिए, माँ का हो जाएगा बाद वाले वर्ण का पंचम वर्ण तो च का यहाँ हो जाता है तो बदल दीजिए, पंचम हो गया ना। यदि दोस्तों ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो इसको जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके उसका नोटिफिकेशन। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, आप खुश रहें, अच्छे